Good morning, all of you. Today, our topic is registration of charge. चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज कैसे क्रिएट होता है, वो सारा इसके अंदर पढ़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ चार्ज का मतलब क्या है। जैसे एक बैंक है और एक कंपनी को पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए बिजनेस के अंदर लगाने के लिए। तो कंपनी जाती है बैंक के पास अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके और कहती है कि हमें पैसा चाहिए 100 करोड़ रुपए। बैंक कहता है कि अगर आपको 100 करोड़ चाहिए तो हमें मिनिमम 120 करोड़ की सिक्योरिटी डिपॉजिट कराओ। कंपनी कहती है ठीक है, हम करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने जो डॉक्यूमेंट हैं लोन लेने के लिए, अपने जो लैंड के डॉक्यूमेंट है, कोई अदर एसेट्स है कंपनी का, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट कंपनी बैंक को दे देगी। इसका मतलब ये क्या है कि ये सिक्योर्ड लोन है, बैंक ने सिक्योर्ड लोन किया है। बट बैंक को एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, बैंक का कल को दिक्कत अगर प्रॉब्लम आती है तो बैंक को ही आ सकती है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी के पास अगर प्रॉपर्टी है तो 4 जगह और बैंकों में दे के वहाँ से भी लोन ले लेगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तो बैंक कहता है अपने जो भी बोरोवर है उसे कहता है कि आप, बोरोवर की ही लायबिलिटी बनती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर दो। चार्ज क्रिएट का मतलब होता है कि एज पर एमसीए गाइडलाइंस आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन में बताना है कि आपने कितना पैसा लिया है, किस बैंक से लिया है, कौन सी सिक्योरिटी आपने रखवाई है, ताकि कल को कोई और अगर आपसे खरीदने आता है ये प्रॉपर्टी, उसे नॉलेज हो सके कि इस डॉक्यूमेंट पे चार्ज क्रिएट है, मतलब लियन क्रिएट है। लियन का मतलब होता है कि बैंक के पास राइट है, जब आप बैंक का पैसा पूरा नहीं देते तो बैंक उस प्रॉपर्टी को रख सकता है। तो इस सारे प्रोसेस के लिए हमें चार्ज क्रिएट करना पड़ता है, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज कौन क्रिएट करता है, ये सारा कुछ मॉडिफिकेशन इसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 16 कंपनीज एक्ट 2013। ये कह रहा है चार्ज का मतलब कोई इंटरेस्ट या कोई लियन क्रिएट हुआ पड़ा है उस प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी यहाँ पे बोली गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और किसी एसेट कंपनी के, एसेट ऑफ द कंपनी यहाँ पे किया गया मूवेबल की बात। इमूवेबल की बात तो ऊपर कर दी, एसेट्स ऑफ द कंपनी अलग से बाइफ्रिकेट कर दिया मूवेबल के लिए। एज अ सिक्योरिटी दिस इंक्लूड्स मॉर्टगेज। इसके अंदर चार्ज के अंदर मॉर्टगेज भी आता है। अब आगे पढ़ते हैं चार्ज के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। चार्ज के अंदर मॉर्टगेज आएगा, प्लेज आएगा और हाइपोथिकेशन आएगा। मॉर्टगेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो ये हम काउंट करते हैं चार्ज के अंदर, तीनों ही काउंट करते हैं, बट ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। जैसे डेफिनेशन सजेस्ट कर रही थी कि इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्टगेज। मॉर्टगेज वर्ड यूज होता है जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा के लोन लेते हैं, बट वर्ड प्लेज और हाइपोथिकेशन वर्ड यूज होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लेज का मतलब होता है कि आप अपना गिरवी रखवा रहे हो कोई सामान। मैं अगर कोई लोन लेना चाहता हूँ तो मैं घर में अगर मान लो मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं अपनी वाइफ के गहने ज्वेलरीज जो हैं वो मैं बैंक को गिरवी रखवा दूंगा। अब हुआ क्या, मैंने यहाँ से बैंक को गिरवी रखा दिया, मतलब बैंक की पोजीशन में दे दिए वो ज्वेलरी, और बैंक से पैसा ले लिया उधार पे, डेट इज प्लेज।
जहाँ पे प्लेज मतलब जो पोजेशन होता है एसेट का वो किसके पास होता है, बैंक के पास। बट हाइपोथिकेशन के अंदर आप पैसा तो उधार लेते हो बट उस केस में पोजेशन आपके पास रहती है। जैसे हम गाड़ी परचेस करते हैं घर के लिए, गाड़ी हाइपोथिकेशन चढ़ जाती है बैंक की। कभी आप जाते हो बैंक से गाड़ी लेने के लिए, हाइपोथिकेशन बैंक की लगी होती है आरसी के ऊपर। इसका मतलब आरसी के अंदर लिखा हुआ है कि बैंक की गाड़ी है, मतलब ऑनरशिप बैंक के पास है बट पोजेशन आपके पास है। दोनों में बेसिक डिफरेंस पोजेशन का है बस। नेक्स्ट है टाइप ऑफ चार्जेस। चार्जेस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के चार्जेस हैं हमारे, फिक्स चार्जेस और फ्लक्चुएटिंग चार्जेस। फिक्स चार्जेस का मतलब होता है, फिक्स्ड का मतलब आप बोलोगे कि फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब होता है कि अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो मैंने बैंक को पूरी एक सिक्योरिटी रखवाई है, दैट इज स्पेसिफिक सिक्योरिटी। अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ लेंडर ओवर अ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स। मेरे पास लैंड के डॉक्यूमेंट थे, लैंड के डॉक्यूमेंट मैंने बैंक को दे दिए कि मुझे पैसा चाहिए। वो लैंड पे फिक्स चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा उस बैंक का, किसी और बैंक का नहीं हो सकता। तो इसके अंदर फिक्स चार्ज बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। नेक्स्ट है फ्लोटिंग चार्ज। क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कि जहां पे आप अपने एसेट पे चार्ज क्रिएट करते हो। एसेट पे चार्ज क्रिएट का मतलब होता है जो एसेट्स फ्लोटिंग वाले हैं, मतलब जो रोटेट होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल, मतलब आप करंट एसेट्स को गिरवी रखवा के आप लोन लेना चाहते हो, मतलब अपने इन्वेंट्री को दिखा के, स्टॉक को दिखा के, डेटर्स के बेसिस पे आप लोन लेना चाहते हो, तो डेट इज फ्लोटिंग चार्ज। क्योंकि ये चेंज हो जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज होंगे? जैसे जैसे आपका आज स्टॉक की वैल्यू कुछ और है, कल को कुछ और होगी। आज आपके डेटर कुछ और है, कल को कुछ और होंगे। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। थोड़ा तो आपको आइडिया हो गया होगा कि चार्ज का मतलब क्या है, फिक्स चार्ज का मतलब क्या है, फ्लोटिंग चार्ज का, जो हम डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं। फिक्स चार्ज का मतलब होता है कि आपका एक स्पेसिफिक एसेट पे चार्ज क्रिएट हुआ पड़ा है। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कि आपके एसेट्स पे चार्ज क्रिएट हुआ पड़ा है, जो एसेट्स आपके चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स और प्लांट एंड मशीनरी। फ्लोटिंग चार्ज में इन्वेंट्री आ जाएगा, स्टॉक और बिल रिसीवेबल आ जाएगा। क्या आप एसेट को बेच सकते हो? फिक्स चार्ज क्रिएट हुआ पड़ा है तो वो एसेट बेच ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूरा का पूरा बैंक के पास है। बट फ्लोटिंग चार्ज के अंदर आप बेच सकते हो, क्योंकि स्टॉक बेचोगे तो पैसा आएगा। तो उस केस में स्टॉक और अकाउंट रिसीवेबल कीप रोटेटिंग, चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है इन द इवेंट ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट। अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो उस केस में क्या होगा? बोरोवर डिफॉल्ट करेगा, ये वाले केस में आपका फिक्स चार्ज के अंदर लेंडर क्या करेगा, उस सिक्योरिटी को इन्वोक करा लेगा, फर्दर किसी और को बेच देगा और रिकवर कर लेगा अपने ड्यूज। बट इस केस में क्या होगा? फ्लोटिंग चार्जेस में, फ्लोटिंग चार्जेस के अंदर आपका एक राइट है क्रिस्टलाइजेशन। जब भी बायर डिफॉल्ट करता है तो आपका जो फ्लक्चुएटिंग चार्ज है वो कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स चार्ज के अंदर। कौन कौन केसेस के अंदर आपका फ्लक्चुएटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स्ड के अंदर?
वेयर कंपनी इज ऑर्डर टू बी वाउंड अप, जहाँ कंपनी वाउंड अप कर जा रही है, कंपनी बिजनेस ही नहीं शुरू कर रही, जहाँ पे कंपनी ने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया रीपेमेंट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर, तो उस केस में आपका क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इस चार्ज को कैसे हम रजिस्टर कराते हैं। रजिस्टर कौन कराएगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला क्वेश्चन यही है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ड्यूटी बनती है कंपनी की, वो रजिस्ट्रेशन कराएगी चार्ज की। अगर कंपनी फेल होती है तो उस केस में जो चार्ज होल्डर है, मतलब बैंक है, जिस बैंक भी चार्ज क्रिएट करा सकता है। वो कैसे कराएगा, उसका प्रॉपर एक सेक्शन है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब चार्ज क्रिएट करने के लिए कौन से फॉर्म्स आपको फिल करने पड़ेंगे। फॉर्म टू बी यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, आपने फॉर्म यूज करना है फॉर्म CHG1। बाकी अदर सिक्योरिटीज के लिए अदर देन डिवेंचर को छोड़ के बाकी सब के लिए अगर कोई चार्ज क्रिएट करना है तो उस केस में CHG1 में करोगे आप, और 9 में डिवेंचर का चार्ज क्रिएट होगा। और ये सारे दोनों डॉक्यूमेंट साइंड होंगे, कंपनी भी करेगी और जो बैंकर होगा वो भी करेगा, चार्ज होल्डर। नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको 30 दिन के अंदर आपने चार्ज को रजिस्टर कराना है। क्या हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए, तो एक्सटेंशन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है। अगर कंपनी सफिशिएंट रीज़न दे देती है तो उस केस में रजिस्ट्रार अलाउ कर देगा आपको 300 दिन के अंदर। 30 दिन के बाद आपको 270 दिन और मिलेंगे, मतलब टोटल आपको 300 डेज मिलेंगे इसे चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए, प्रोवाइडेड आपके पास सफिशिएंट रीज़न होना चाहिए। 30 दिन आपके पहले वाले और 270 दिन एडिशनल। इस चीज़ के लिए आपको पहले फ़ीस जमा करानी पड़ेगी और फिर आपको ROC से आपको परमिशन मिल जाएगी। इसके बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो CS और जो डायरेक्टर होंगे वो फाइल करेंगे कि जो भी हम बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं उससे कोई भी इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हो रहा, क्रेडिटर का, कंपनी के क्रेडिटर का कोई इंटरेस्ट डिफीट नहीं हुआ। ये डिक्लेरेशन कौन देगा, CS देगा और डायरेक्टर देगा कंपनी का। अब नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय ROC। अब ROC को अगर लगता है कि सफिशेंट आपने डॉक्यूमेंट दे दिए और ROC सेटिस्फाई है तो उस केस में आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। वो सर्टिफिकेट आपको देगा INCG2 के अंदर। जब ये रजिस्टर हो जाएगा, एक कंक्लूसिव एविडेंस है, इसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट कर सकता और ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट भी बन जाएगा। पब्लिक डॉक्यूमेंट इन द सेंस, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी आपको बताई थी कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी मैंने किसी एक पर्टिकुलर बैंक को दी है, मान लो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पे को एक प्रॉपर्टी दे दी, अब मुझे और पैसा चाहिए तो मैं किसी और बोरोवर से बात करूँगा और मैं उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहूँगा क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। अब होगा क्या, जो बोरोवर आएगा लेने के लिए उसे पता है ये कंपनी है, अगर इसने ये मॉर्गेज कराया होगा तो चार्ज क्रिएट हुआ पड़ा होगा, ये हम मान के चलते हैं, उसे सारी नॉलेज होगी। तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अगर इस पे चार्ज क्रिएट हुआ पड़ा होगा तो उस केस में वो MCA की वेबसाइट के अंदर देख लेगा कि कंपनी पे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे कंपनी पे चार्ज क्रिएट हुआ पड़ा है, तो उस केस में वो आगे नहीं आएगा आपसे बाय करने के लिए। कल को अगर वो बाय भी कर लेता है
तो लॉ ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, नाउ नो पर्सन कैन टेक अ डिफरेंस दैट ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ चार्ज होल्डर। ये कहता है कि आप डिफेंड नहीं कर सकते कि मुझे पता ही नहीं था भाई जो चार्ज क्रिएट हुआ या नहीं किया। तो ये नोटिस ऑफ चार्ज कि मान के चलते हैं कि डीम्ड नोटिस है कि ये चार्ज क्रिएट हुआ पड़ा है, कोई बंदा आएगा तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि चार्ज को कैसे रजिस्टर कराना है। नेक्स्ट है, अगर हम इस चार्ज को रजिस्टर नहीं कराते तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमें। पहली बात है, जो बैंक ने हमारी सिक्योरिटी रखी है, सबसे बड़ा नुकसान बैंक को है। बैंक क्या करेगा, सिक्योरिटी वॉइड हो जाएगी, सिक्योरिटी वॉइड हो जाएगी जो आपने दी है, बैंक इन्वोक नहीं कर सकता वो सिक्योरिटी। और जो डेट है वैलिड रहेगा बट अनसिक्योर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, वो डेट आपका अनसिक्योर्ड में चला जाएगा। पहले सिक्योर्ड था क्योंकि सिक्योरिटी दी थी, बट उस सिक्योरिटी पे आपने चार्ज क्रिएट नहीं किया विद इन टाइम प्रिस्क्राइब, तो उस केस में आप अनसिक्योर्ड की लाइन में लग जाओगे। डेट बिकम इमीडिएटली पेबल, जैसे ही ये पता चलेगा तो साथ के साथ आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो सेक्शन 86 की कंपनी को पनिशमेंट है 1 लाख का मिनिमम फाइन और मैक्सिमम 10 लाख। और जो भी ऑफिसर्स हैं जिनके वजह से डिफ़ॉल्ट हुआ है उन्हें 6 महीने की सज़ा, मिनिमम 25,000 का फ़ाइन, मैक्सिमम 1 लाख का फ़ाइन, और दोनों भी हो सकते हैं। ये हमारे कॉन्सिक्वेंसेस थे कि अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते चार्ज का विद इन टाइम प्रिस्क्राइब, टाइम बहुत दिया हुआ 300 दिन का। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज मेंटेन बाय कंपनी। रजिस्टर ऑफ चार्ज बैंक क्या करता है, कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा एक रजिस्टर, अलग से रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, सेपरेट रजिस्टर। डिबेंचर होल्डर के लिए एक अलग से रजिस्टर मेंटेन होगा और अदर सिक्योरिटीज़ के लिए अदर अलग से, वो आप केप्ट करोगे फॉर्म नंबर CG7 के अंदर, अपने रजिस्टर ऑफिस के अंदर रखोगे। अब ये रजिस्टर ऑफ चार्ज कब तक आपको रखना पड़ेगा, प्रिजर्व परमानेंटली, आपको परमानेंट रखना है। बट जो क्रिएशन और मॉडिफिकेशन है, जब ये क्रिएट हुए हैं उसके 8 साल तक आप रखोगे। क्रिएट जब किया उसके 8 साल तक रखोगे, मॉडिफाई जब किया उसके 8 साल तक, मतलब 8 साल तक आपने रखना है डॉक्यूमेंट अपने पास। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज। जो हमने रजिस्टर मेंटेन किया है उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, कौन करेगा, कोई मेंबर कर सकता है, क्रेडिटर कर सकता है। मेंबर और क्रेडिटर के लिए कोई फीस नहीं है। अगर कोई और पर्सन करना चाहता है तो उस केस में उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड फीस है, वो सबमिट करके MCA पे ऑनलाइन ये चेक कर सकता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, सेक्शन 82 बताता है, जब हम चार्ज का पूरा पैसा दे देते हैं, डेट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। कंपनी या चार्ज होल्डर इंटीमेट करेगा रजिस्ट्रार को रिगार्डिंग कि हमने पूरी पेमेंट कर दी है, और ये जो जाएगा ये CHG4 के अंदर जाएगा। और रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई है, रजिस्ट्रार पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, बुलाएगा दूसरी पार्टी को, मतलब बैंकर को बुलाएगा, उनसे परमिशन लिखे रिटर्न में लेगा कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका पैसा पूरा पे हो चुका है। तो उसके बाद सेटिस्फाइड होके वो एक फॉर्म CHG5 आपको इश्यू कर देगा कि आपका कोई डेट नहीं रहता। नेक्स्ट है सेक्शन 84
अप्लाई होता है जहाँ पे हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं रिसीवर और मैनेजर। रिसीवर और मैनेजर वहाँ पे अपॉइंट करते हैं जब कंपनी, आपने सुना होगा लिक्विडेशन में कंपनी लिक्विडेट होती है तो रिसीवर को बुलाया जाता है, या कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो रिसीवर कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू आता है। तो होगा क्या, कोई भी पर्सन अगर ऑर्डर लेके आता है बाय वर्च्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बाय वर्च्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, एग्रीमेंट के अंदर मेंशन था कि अगर 3 इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे हुई तो उस केस में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट की वजह से अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। तो बाय वर्च्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब आपने एज पर एग्रीमेंट ही डिसाइड किया हुआ है। अगर कोई अपॉइंट होता है या छोड़ के जाता है, रिसीवर बनता है टू मैनेज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी विच इज़ सब्जेक्ट टू चार्ज। इसे इंटीमेट करना पड़ेगा आरओसी को, कंपनी को इन 30 डेज फॉर्म CHG-6 के अंदर फाइल करने के बाद। नेक्स्ट है सेक्शन 86 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन। जो भी हमने सेक्शन पढ़े हैं 77 से लेके 85 तक सेक्शंस हैं, जो भी हमने सेक्शन पढ़े हैं अगर उसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट करते हो, पीछे हमने पढ़ा हुआ है कंपनी को 1 लाख का फ़ाइन और 10 लाख, और जो ऑफिसर हैं इस डिफ़ॉल्ट के अंदर 25,000 और 1 लाख, और यहाँ पे 6 महीने की सज़ा दोनों भी हो सकता है। तो ये आपने सेक्शन के साथ याद करना है। अब कुछ सेक्शंस हैं, अब हमारे 3 सेक्शंस रह गए। सेक्शन 78 78 आपको क्या बताता है, अगर शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर जो कंपनी है अगर वो फेल हो गई, चार्ज क्रिएट नहीं कर पाई विद इन अ टाइम प्रिस्क्राइब्ड, तो उस केस में चार्ज होल्डर क्रिएट कर सकता है। तो चार्ज होल्डर एक एप्लीकेशन देगा आरओसी को कि कंपनी फेल हो गई विद इन 30 डेज, तो आरओसी इंटीमेट कर देगी कंपनी को। आरओसी 14 दिन के अंदर आपको अलाउ कर देगी कि भाई पेमेंट करो फीस की और आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो। ये इसलिए करेगा चार्ज होल्डर क्योंकि इसके बेनिफिट के लिए, क्योंकि ये सिक्योर्ड रहना चाहता है। अगर ये भी नहीं कराएगा तो अनसिक्योर्ड की लाइन में लग जाएगा। अगर कई बार क्या होता है कि कंपनी ऑलरेडी ही शो कुछ सफिशिएंट कॉज दिखा देती है कि इसके वजह से हम चार्ज नहीं क्रिएट करना चाहते या नहीं होना चाहता चार्ज, तो अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई है तो वो रजिस्टर नहीं करेंगे वो चार्ज को, और जो भी चार्ज होल्डर के पैसे लगे हैं ये सारे चार्ज को क्रिएट करने के लिए, तो वो रिकवर किए जाएंगे कंपनी से, क्योंकि कंपनी की ही लायबिलिटी बनती थी उस चार्ज को क्रिएट करना। नेक्स्ट है सेक्शन 79 मॉडिफिकेशन। अगर हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कुछ चार्जेस में, मॉडिफिकेशन में क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई, कोई वेरिएशंस हो गई, कोई इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, कोई एग्रीमेंट में इंक्रीज डिक्रीज आ गया लिमिट, कोई भी आपने रीपेमेंट शेड्यूल चेंज कर दिया, कुछ आपने पेमेंट हाफ कर दी, तो कुछ पार्ट के लिए आपको चार्ज से रिलीज़ किया जाएगा। तो चार्ज का मॉडिफिकेशन, चार्ज की जब भी आपकी मॉडिफिकेशन होती है तो इसका मतलब क्रिएशन होता है। दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं 30 दिन के अंदर। जब मॉडिफिकेशन हुई है वो सारा प्रोसेस दोबारा से हो जाएगा, दोबारा से आपको चार्ज रजिस्टर कराना पड़ेगा, मतलब मॉडिफाई करके रजिस्टर कराना पड़ेगा 30 दिन के अंदर, वो सारा सेम प्रोसेस चलेगा आपका। अब लास्ट में कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेक्शन 87 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो अभी तक ये चार्ज नहीं क्रिएट करा पाए
उसका कंडोन किया जाएगा और रेक्टिफाई कर सकते हैं ये रजिस्टर ऑफ चार्ज। एक एप्लीकेशन जाएगी, कंपनी देगी या कोई भी पर्सन दे सकता है कंपनी के बिहाफ पे। अगर वो एक्सीडेंटल है और सफिशिएंट कॉज है और चार्ज क्रिएट नहीं हुआ या मॉडिफाई नहीं हुआ या सेटिस्फाइड नहीं हुआ, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज मतलब पूरा पेमेंट कर चुके हो, बताया नहीं अभी, कोई ओमिशन मिस स्टेटमेंट है रजिस्टर के अंदर, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है जो भी डिले है वो एक्सटेंड कर सकती है। 300 दिन के बाद भी आपको अलाउ कर सकती है कि आप रेक्टिफाई कर दो। तो ये सारा कुछ किस में होगा, ये सारा आपका CHG8N10 रीज़न के साथ आप दोगे और ये आपका NC28 टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब इसके अंदर सारे टॉपिक आपके कवर होते हैं, एक बार गो थ्रू करना, ये सारा कुछ आपको इजी लगेगा। थैंक यू।